नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी के व्यस्त जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार पुलिस के लिए स्पेशल एक फिर से रिवीजन क्लास लेके आए हुए हैं, जिसमें संपूर्ण संविधान को हम सभी कंप्लीट कर लेंगे। आज की सेशन में लगभग 500 क्वेश्चन रहने वाला है। इस रिवीजन क्लास को पूरा कंप्लीट कर लीजिए, जितना हो सकता है उतना स्पीड में इसको आप सभी देख लीजिए। 2 गुना स्पीड में देख के कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है। जिसका भी 16 तारीख को या 20 तारीख को या 23 तारीख को या उसके बाद एग्जाम है, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। और जिसका 16 तारीख को पेपर होने वाला है ना, पूरा आपसे 2 गुना स्पीड में रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। उसके बाद जिसका एग्जाम है उसके पास तो थोड़ा समय बचा हुआ है, आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। तो चलिए पूरा आपसे इसको कंप्लीट कर लीजिए, और जितना प्रश्न बताएंगे इसको याद जरूर कर लीजिएगा। अगर प्रश्न पता नहीं हो, यहीं से आपको बहुत सारा प्रश्न आपके पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को दिल से लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है, तो लाइक आपसे भी जरूर कीजिएगा। आइए, संविधान का पहला टॉपिक है संवैधानिक इतिहास और प्रस्तावना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से पहला प्रश्न आपसे भी ध्यान दीजिएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था 1773 ईस्वी में। इसी के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसे बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बना था। और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में पहला सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना बंगाल में किया गया था। अगला है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था। तो ये आपका 1858 में। सिर्फ प्रश्न को ध्यानपूर्वक आप सभी एक जगह बैठ के देखिएगा। जो भी प्रकार का प्रश्न बन सकता है वो सारा प्रश्न इसमें है। तो ज़्यादा कुछ आपको यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक प्रश्न को देखिएगा आप सभी। और 1 से 2 बार इसको देख लीजिएगा ना, पूरा सीक्वेंस में हर चीज़ आपको याद हो जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये आपका 1909 में पारित हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, और 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया था, और 1920 में असहयोग आंदोलन पारित किया गया था। अगला है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई थी। तो इसे माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई थी। और माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है। अगला है कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। तो राइट आंसर हो जाएगा लेबर पार्टी की सरकार थी। याद रखिएगा आप सभी, किस पार्टी की, लेबर पार्टी की थी। अब आइए संविधान सभा को हम सभी देखते हैं। देखिए, संविधान सभा से पहला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो ये व्यक्त किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। देखिए, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आया था, जिसके तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। तो इसके अनुसार 389 सदस्य होने थे। अगला है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा 1946 में। डेट को याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रश्न बनता है यहाँ से। अगला है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। और पहला बैठक 1946 में 9 दिसंबर को होता है, और दूसरा बैठक 11 दिसंबर को हुआ था। इस समय अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था आपका दिल्ली में। याद रखिएगा आप सभी, कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष बना था 9 दिसंबर को। और ये बूढ़ा बुजुर्ग था। उसके बाद फिर अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड, जितने आपसे मेरे साथ में जुड़े हुए हैं ना, सभी एक बार दिल से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आज हम यही देखेंगे कि पूरा क्लास कौन करते हैं। आज का जो आपका वीडियो है, 1 से लेके पूरा 500 क्वेश्चन है इसमें, और पूरा 500 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना है। और लास्ट में आपको डन लिखना है, 500 क्वेश्चन डन लिखना है। और सभी आज की इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दिल से, और देखते
देखते हैं कौन कौन आज वीडियो को लाइक करते हैं, कौन कौन हमको सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं, अच्छे बच्चे हैं, तो आपसे वीडियो को लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कर दीजिएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अभी आपको बताए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। याद रखिएगा, आपसे भी जिस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो बताए थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था 11 दिसंबर को, जो आगे चलकर देश का पहला राष्ट्रपति बनता है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके याद रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। ध्यान देंगे आप सभी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर है कि संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? कई बार ये प्रश्न पूछा गया था, याद रखिएगा JB कृपलानी थे। अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया था? तो देखिए ये स्वीकार किया गया था आपका 22 जुलाई 1947 को। कब किया गया था? 22 जुलाई 1947 को किया गया था। डेट को याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो ये आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। इसको आप कंठा से याद कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अगला आप देख लीजिएगा, संविधान की प्रस्तावना को समझिएगा आप सभी। तीसरा नंबर टॉपिक है हम सभी का संविधान की प्रस्तावना। क्वेश्चन है कि भारत एक है, तो भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे आप सभी। अगला है कि किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का मर्म और आत्मा माना था? तो ये आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का मानना था। याद रखिएगा, संवैधानिक उपचारों को भारतीय संविधान का आत्मा कहा था। अगला है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को। कन्फ्यूजन होता है, डेट को याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था ये। अगला है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। सिर्फ ध्यानपूर्वक आप प्रश्न को देखते चलिएगा। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1950 में बना था। डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो ये आपका 1976 में हुआ था और 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसी के तहत प्रस्तावना में भी संशोधन होता है और इसमें 3 शब्द जोड़ा जाता है, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी शब्द। अब अगला टॉपिक देखिए, चौथा नंबर टॉपिक है हम सभी का संविधान की विशेषताएं। क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं संवर्धित व्यापक संविधान किस देश का है? तो अपना भारत देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारतीय संविधान है। तो भारतीय संविधान जो है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, यानी कि कठोर और लचीला दोनों है। भारत के संविधान में भारत को माना गया है तो राज्यों का एक यूनियन माना गया है, याद रखिएगा, यानी कि राज्यों का संघ है। अगला है भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, संरचना में संघात्मक और भावनाओं में एकात्मक होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो सर्वोच्च किसको माना जाता है? संविधान को सर्वोच्च माना जाता है, संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अभिभावक है सर्वोच्च न्यायालय, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो 18 वर्ष है, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी सूचियां हैं? तो 3 सूची है, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। अब आइए हम सभी देखते हैं संविधान का स्रोत। तो 5वां नंबर टॉपिक है संविधान का स्रोत। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकित स्रोत जो है ये कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो जाएगा, सबसे बड़ा स्रोत है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो राइट आंसर हो जाएगा कनाडा देश की संघीय व्यवस्था से रखती है। देखिए संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, पर संघीय व्यवस्था कनाडा से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, तो ये रूस के संविधान से लिया गया है।
अगला है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो ये आपका आयरलैंड देश के संविधान से। कानून के समक्ष संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कनाडा देश के संविधान से ली गई है न्यायिक समीक्षा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में आपात संबंधित उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किसके संविधान से लिया गया है? तो ये आपका जर्मनी की बीवर संविधान से लिया गया है आपात उपबंध, जो कि राष्ट्रपति लगाता है। अगला है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है, यहाँ पर दिया गया है चयन करना है। क्वेश्चन है पहला, भारत के संविधान का लक्ष्य और उसके बाद जिस देश से गृहीत किया गया है। तो यहाँ पर पहला दिया गया है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो लिया गया है यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, याद रखिएगा आप सभी। तो इसका संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। उसके बाद है आपका शासन की संसदीय प्रणाली। तो शासन की संसदीय प्रणाली यूके, याद रखिएगा यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से लिया गया है। तो यूके इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा आपात उपबंध, तो ये आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो जर्मनी इसका 4 नंबर सही होगा आपात उपबंध। उसके बाद है राजकीय नीति निर्देशक तत्व, तो ये लिया गया है आपका आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। तो इनमें से कनाडा नहीं होगा, तो डायरेक्ट इसको याद रख लीजिएगा, कूट का कोई काम नहीं है भरना यहाँ पे। उसके बाद देख लीजिएगा संविधान के भाग को देखिए आप सभी। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो कुल 22 भाग हैं, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 हो जाएगा इसका। उसके बाद अगला है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? तो भाग 4 भाग में किया गया है, 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद में है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है, 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार है, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद अगला है कि संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? तो ये आपका भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, जो रूस के संविधान से लिया गया है। कुल 11 मौलिक कर्तव्य है आपके पास, याद रखिएगा। अनुच्छेद 51 का में है। तो इतना फैक्ट यहाँ से याद रखिएगा। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग 2 में जो है नागरिकता का उल्लेख है, 5 से लेके आपका 11 तक नागरिकता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ से अब देखिए अनुसूची शुरू होता है आपका। अनुसूची को समझिएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियाँ हैं? तो कुल अनुसूची अभी 12 है, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद अगला है कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ था? तो कुल इस समय 8 अनुसूची था, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है? तो यह प्रथम अनुसूची में किया गया है। अगला है कि संविधान के प्रथम संशोधन द्वारा किस अनुसूची को संविधान में सम्मिलित किया गया था? तो 9वीं अनुसूची को किया गया था। अगला है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें कह सकते पंचायती राज का उल्लेख है। अगला है कि भारतीय संविधान की 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो ये आपका 8वीं अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन देखिए, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्य की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ अनुसूची में है। तो दल बदल से संबंधित बात किया गया है, तो 10वीं अनुसूची हो जाएगा, याद रखिएगा। अब आइए अनुच्छेद को हमसे देखते हैं। तो 8 नंबर टॉपिक है, अनुच्छेद लिखिएगा। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो याद रखिएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी जब संविधान बना था। तो सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35, जो कि यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए कि संविधान के किस अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता का निषेध यानी कि छुआछूत का प्रतिबंध किया गया है? तो ये आप सभी अनुच्छेद 17 में किया गया है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्य की नीति निर्देशों का तत्वों का उल्लेख है? तो 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है, याद रखिएगा।
अगला है 42वें संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो ये आपका जोड़ा गया था अनुच्छेद 51A या क में कह लीजिए आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा अनुच्छेद 85 के तहत भंग कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 110 में धन विधेयक से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 256 से लेकर 63 में आपका केंद्र राज्य प्रशासनिक से संबंधित हैं। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान है। जो भी अनुच्छेद से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता था वो सारा प्रश्न है इसमें, इसीलिए याद जरूर कर लीजिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात है, याद रखिएगा आप सभी। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, उसके बाद अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगाया जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 आपका प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 में, याद रखिएगा आप सभी। संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। जम्मू कश्मीर में कौन सी धारा के अंतर्गत दर्जा प्राप्त था? अब खत्म कर दिया गया है 2019 के बाद। अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता था, जो कि समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, याद रखिएगा आप सभी। अब आइए हम सभी देखते हैं 9 नंबर टॉपिक में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र को। क्वेश्चन देखिएगा आप सभी कि भारत एक है, तो भारत क्या है? राज्यों का संघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 वर्गों में रखा गया है। अगला प्रश्न है कि मूल संविधान में राज्यों की व्याख्याएं कितनी थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुल उस समय 27 थी, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? देखिए सबसे पहला भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश को बनाया था, पर यहाँ पुनर्गठन की बात किया गया तो 1956 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? तो याद रखिएगा आप सभी, आंध्र प्रदेश पहला राज्य था, जो कि 1953 में इसको बनाया गया था। अगला है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1953 में किया गया था, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1953 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956 में पारित किया गया था। अगला है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो राज्य अभी 28 हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा आप सभी। कितना? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 29 राज्य था, याद रखिएगा आप सभी, जो कि फिर इसको भंग कर दिया जम्मू कश्मीर को, तो वहाँ से एक राज्य खत्म हो गया और केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश था पहले। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम 36वें संशोधन के तहत राज्य का दर्जा प्राप्त किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1975 में। अगला है कि भारतीय संघ की सम्मिलित किया गया 29वां राज्य। अगला है भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य कौन सा था? तो ये आपका तेलंगाना, जो कि 2014 में बनाया गया था, 1900 नहीं 2014 में। अगला है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को किया गया था, जो कि 28वां राज्य था ये। अगला क्वेश्चन है कि एक नए राज्य के रूप में तेलंगाना का गठन कब हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 जून 2014 को किया गया था, तो याद रखिएगा। अब आइए हम सभी नागरिकता को देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है?
यहाँ पर एकल नागरिकता है, यानी कि सिर्फ देश का नागरिकता लेना होता है, राज्य का नहीं। जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, यानी कि देश का भी लेना होगा, राज्यों का भी लेना होगा। कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो राइट आंसर होगा 7 वर्ष तक। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो त्याग करने पर हो सकती है, इसके अलावा पर्यावसान करने पर हो सकती है, वंचित किए जाने पर, उपयुक्त में से सभी से हो सकती है। अगला है कि भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो यहाँ पर कुल 1 प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने नए व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? तो ये आपका 1955 में बनाया था, याद रखिएगा आप सभी। अगला देखिए टॉपिक जो है वो मूल अधिकार से संबंधित प्रश्न है। मूल अधिकार टॉपिक है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे, 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। पहले 7 था, हटाया गया क्या? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, उसे कानूनी अधिकार बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, मूल संविधान का हिस्सा था, याद रखिएगा मौलिक अधिकार। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, मूल अधिकार परिवर्तनीय है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन 95, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे, राष्ट्रपति कर सकता है मौलिक अधिकारों का निलंबन। अगला क्वेश्चन है, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति की नियुक्ति नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष हो। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, अनुच्छेद 25 में जो फ्रेंड वो धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान उपचारों का अधिकार दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, अनुच्छेद 32 को कहा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएंगे, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हृदय एवं आत्मा कहा था, ध्यान रखिएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण, फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे, उपयुक्त में से सभी को जारी कर सकता है। उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा एवं प्रतिषेध को जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति का अवैध निरोध मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण, फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी। कौन है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में 103, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है डैश हम आदेश देते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे, परमादेश का होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएंगे, 1978 में किया गया था, संविधान संशोधन 44वें द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है कि संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके कानूनी अधिकार किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, संपत्ति का अधिकार है एक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे, कानूनी अधिकार है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य संवैधानिक अधिकार बना दिया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, संपत्ति के अधिकार को ध्यान रखिएगा क्या बनाया गया? कानूनी अधिकार बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, 300 को में रखा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, मत देने का अधिकार होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, एक राजनीतिक अधिकार होता है मत देने का अधिकार, याद रखिएगा आप सभी।
आइए अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे आयरलैंड से ग्रहण किया गया, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजनीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 36 से 51 में फ्रेंड राजनीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे नीति निर्देशक तत्व के द्वारा दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे वाद योग नहीं है नीति निर्देशक सिद्धांत, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सन्निहित है, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए ई बुक जो है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से जाके आप सभी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं बुक स्टोर पर से। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में समान नागरिक सहायता लागू है, तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे गोवा में है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 14 वर्ष तक, ध्यान रखिएगा आप सभी, 14 वर्ष के बच्चों तक। अगला क्वेश्चन देखिए लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर होती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला टॉपिक है हम सभी का मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे पूर्वी सोवियत संघ से लिया गया फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद इसकी संख्या हो गई थी, तो इसकी संख्या 11 हो गई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये अब 1976 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्ययन को जोड़ा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे भाग 4 को में जोड़ा गया, ध्यान रखिएगा मूल कर्तव्यों को, अनुच्छेद 51 को में है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है, तो अभी आपको बताएं 51 को में है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, अगला टॉपिक है भारतीय संसद। क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे लोकसभा अध्यक्ष करता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता हो, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 60 दिन तक बिना सूचित किए अगर अनुपस्थित रहता हो तो उसकी सदस्यता क्या होती है, समाप्त की जा सकती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है, आवश्यक है, तो याद रखिएगा कम से कम 2 बार होना चाहिए संसद की बैठक एक वर्ष में, याद रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन क्लियर है। देखिए आप सभी को बताते हैं डेली बताते हैं कि इस सीरीज को आप सभी कवर करते रहिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर वाइज आपको कवर करवा रहे कोई नहीं कवर करवाएगा, आपको बेस्ट चीज आपको दे रहे हैं। अगर आप सभी रिजल्ट बनाना चाहते हैं तो इस सीरीज को जरूर कवर कर लीजिएगा, 1 से 2 बार आप सभी देख लीजिएगा तो पूरा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। और नहीं तो आप सभी बाद में पछताइएगा। ये जो हम आपको बता रहे हैं चीज पर गौर कीजिएगा क्योंकि बेस्ट चीज आपको दे रहे हैं, टॉपिक वाइज दे रहे हैं आपको। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग संवैधानिक चेंबर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 1/10 है, ध्यान रखिएगा आप सभी। कितना है 1/10 है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या था, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चेंबर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है, तो 1/10 भाग है। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे 1989 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड, भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे 1927 में हुआ था संसद का उद्घाटन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के कितने सदन हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे 2 सदन है, ध्यान रखिएगा। संसद
का अस्थायी सदन कौन सा है? तो राज्यसभा संसद का अस्थायी सदन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसे भंग नहीं कर सकते हम, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद किसके द्वारा बनती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, लोकसभा, राज्यसभा एवं उपराष्ट्रपति के द्वारा बनता है। ध्यान रखिएगा, भारत के संसद। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, भारतीय संसद निर्माण अंग में शामिल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे, इनमें से सभी हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा है, ये सभी भारतीय संसद के निर्माण अंगों में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे, राष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 6 माह का अनुमति होता है। ध्यान रखिएगा समय अंतराल में। अगला टॉपिक है राष्ट्रपति। क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, भारत का राष्ट्रपति, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, राज्य का प्रधान होता है भारत का राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, 35 वर्ष कम से कम उम्र होना चाहिए अगर राष्ट्रपति बनना है। राज्यपाल बनना है तो उसके लिए भी 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। पर प्रधानमंत्री बनने के लिए अगर लोकसभा से हैं तो 25 वर्ष और राज्यसभा से हैं तो 30 वर्ष। पंचायत समिति या मुखिया बनने के लिए 21 वर्ष उम्र है। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे, कोई सीमा, आयु सीमा नहीं है। ध्यान रखिएगा, कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि राष्ट्रपति के लिए लास्ट उम्र क्या होना चाहिए। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो इसके लिए भी कोई सीमा नहीं है, कई बार हो सकता है, अनगिनत बार हो सकता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे, अप्रत्यक्ष रूप से होता है फ्रेंड। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनावों के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 50-50 का होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, उच्च न्यायालय के पास भेजे जाते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, 5 वर्षों के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी सदन के द्वारा जो है कि राष्ट्रपति पर क्या लगाया जा सकता है? महाभियोग लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे, महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, अमेरिका देश के संविधान से ली गई है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता का शपथ दिलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ध्यान रखिएगा, गोपनीयता का शपथ। अगला क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा लेता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ग्रहण करेगा। ध्यान रखिएगा, अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति देश से बाहर हो तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उसका पद को ग्रहण करेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, उपराष्ट्रपति को सौंपता है फ्रेंड। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, यदि मृत्यु त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, उपराष्ट्रपति संभालेगा। ध्यान रखिएगा आप सभी उसका पद को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर
लिया जाना चाहिए, तो 6 माह के भीतर भर लिया जाना चाहिए राष्ट्रपति का रिक्त स्थान को। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे बीबी गिरी थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, बिहार से थे, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले हो गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन का हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे राष्ट्रपति में निहित होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे 14 होता है, ध्यान रखिएगा। पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है। लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य की संख्या कितनी होता है? 14 होता है। अगर सिर्फ राज्यसभा का बात करता तो 12 को टिक करते, क्योंकि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को चुनता है, तो कुल 14 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। राज्यसभा में कहे तो 12 और लोकसभा में 2, तो कुल 14 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, संघ एवं समवर्ती सूची पर जारी कर सकता है अध्यादेश। अगला क्वेश्चन देखिए, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएंगे राष्ट्रपति कर सकता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएंगे अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है, सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे उपयुक्त में से सभी रहती है। कौन कौन सी? पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध और पॉकेट निषेध, ये सभी शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ग्रहण करेगा, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति उपस्थित नहीं रहता है तो। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रति माह कितना वेतन दिया जाता है? तो 5 लाख का वेतन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो 15,000 जमा करना पड़ता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, जमानत के तौर पर राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो याद रखिएगा 6 माह तक होती है। अगला टॉपिक है उपराष्ट्रपति। अभी राष्ट्रपति को कवर किए, अब उपराष्ट्रपति को कवर करेंगे। क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, राष्ट्रपति करता है राज्यसभा की बैठकों का सभापति। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है फ्रेंड? तो याद रखिएगा आप सभी, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 20, ध्यान रखिएगा आप सभी, कितना है? 20 आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो ये 15,000 ही जमा करना पड़ता है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो 5 वर्ष की होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे राष्ट्रपति को ही संबोधित करेगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, संसद को हटाने का अधिकार है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे केवल राज्यसभा में किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। कहाँ पे? केवल राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने संभाला था पूर्ण 2 अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति को अन्य भत्तों के अलावा कितना मासिक वेतन दिया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 4 लाख दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, भत्तों के अलावा वेतन प्रति माह। अगला टॉपिक है राज्यसभा। क्वेश्चन है राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि, तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे हम सभी अस्थायी सदन कहते हैं, जबकि लोकसभा को विघटित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 250 हो सकती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है, 245 है, ध्यान रखिएगा अभी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 12 सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में। लोकसभा में बात करें तो 2 एंग्लो इंडियन सदस्य। अगला क्वेश्चन देखिए राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में देंगे उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 31 सदस्य चुने जाते हैं उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएंगे दिल्ली और पांडिचेरी का, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 30 वर्ष है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। अगला क्वेश्चन देखिए राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उसका स्थान लेता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 2 वर्ष में, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम की संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे कुल सदस्य की संख्या का 1/10 है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम की संख्या के लिए निर्धारित संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा 25 से, ध्यान रखिएगा आप सभी। आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन में दी जाएंगे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अगला क्वेश्चन है वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का सभापति राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है राज्यसभा का सभापति। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे राज्यसभा के सदस्य के द्वारा किया जाता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं राज्यसभा के सदस्यों को नामांकित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे राष्ट्रपति के पास है, ध्यान रखिएगा आप सभी। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला साहित्य विज्ञान आदि क्षेत्र से 12 सदस्य को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 80 के अंतर्गत 12 सदस्य को चुन सकता है राष्ट्रपति राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन देखिए और आज का ये लास्ट सवाल है किसी धन विधेयक के पारित होने में राज्यसभा की अधिक से अधिक कितनी देरी कर सकती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 14 दिन की देरी कर सकती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। दोस्तों 1 नंबर क्वेश्चन है राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन कि राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी, राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे वी एस
रामा देवी थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। कौन थी? वीएस रामा देवी। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 13 मई 1952 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का पैदन अध्यक्ष कौन होता है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे उपराष्ट्रपति होता है, ध्यान रखिएगा राज्यसभा का पैदन अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला टॉपिक है लोकसभा। क्वेश्चन है मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 500 निर्धारित की गई थी मूल संविधान में, जो कि वर्तमान में 552 है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 31वें संविधान संशोधन की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 545 की गई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं लोकसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 552 हो सकती है, ध्यान रखिएगा आप सभी, न्यूनतम 545। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे 530 को करती है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 13 निर्वाचित कर भेजती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 2 सदस्य को मनोनीत करता है राष्ट्रपति लोकसभा में, ध्यान रखिएगा आप सभी। और राज्यसभा में कितना करता है? तो 12 सदस्य को करता है, कुल मिला के 14 सदस्य। अगला क्वेश्चन देखिए वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 545 है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे अनुच्छेद 331 के तहत करता है, फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? अनुच्छेद 331 के तहत। अगला क्वेश्चन है वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 1971 की जनगणना पर आधारित है, फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 1973 में किया गया था, फ्रेंड ध्यान रखिएगा आप सभी। कब किया गया था? 1973 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा धुंधला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष यथावत रहेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे ये रहेगा 2026 तक। कब तक रहेगा फ्रेंड? 2026 तक रहेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए लोकसभा के लिए निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 7.5 लाख का करती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 1952 में लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे एंग्लो इंडियन को कर सकता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 25 वर्ष होना चाहिए लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे उत्तर प्रदेश राज्य भेजता है, फ्रेंड ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
सी हो जाएंगे 5 वर्ष का होता है लोकसभा का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन है आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। क्वेश्चन को समझिएगा, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय तक बढ़ा सकती है? 1 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में कोरम गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, कुल सदस्यों का 1/10 भाग की जरूरत होती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 2 माह तक लगातार अनुपस्थित रहने पर क्या होता है, लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है संसद सदस्यों को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 50,000 रुपया प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे लोकसभा अध्यक्ष को देता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे संसद करता है, ध्यान रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते का निर्धारण। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे लोकसभा के सदस्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे राष्ट्रपति कर सकता है लोकसभा का विघटन, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का नेता कौन होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे प्रधानमंत्री जो है फ्रेंड वो लोकसभा का नेता होता है। अगला क्वेश्चन है किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो ये कुल 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे लद्दाख, जम्मू कश्मीर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे लोकसभा में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे 13 मई 1952 को हुई थी। अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री। क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे राष्ट्रपति दिलवाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं संसदीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे उपराष्ट्रपति नीति आयोग का अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन है आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे लोकसभा का सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे अनुच्छेद 75 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागना पड़ा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे मोरारजी देसाई को त्यागना पड़ा था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे लोकसभा का विश्वास। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के पद पर सबसे अधिक समय तक रहा है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी रहा था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे मोरारजी देसाई बने थे प्रथम गैर कांग्रेसी, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा राजीव गांधी था।
अगला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे प्रधानमंत्री, जो कि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संकट किसी सदन का सदस्य ना हो तो अधिक से अधिक कितने दिनों तक पद पर बना रह सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 6 माह तक बना रह सकता है अधिक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखिए, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होता है। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायित्व होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्रिपरिषद पर आसीन रह सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 6 माह तक रह सकता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है, ये कितने दिन के बाद हो जाना पड़ता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे 6 माह के बाद, जो कि मुक्त हो जाना पड़ता है इसे। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएंगे, सिर्फ केंद्रीय मंत्री गण करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, शून्य काल का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे स्थगन काल। शून्य काल का अर्थ क्या है? स्थगन काल जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 36 सदस्य थे, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे डॉक्टर जॉन मेथाई थे। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे श्याम प्रसाद मुखर्जी था। अगला टॉपिक है उप प्रधानमंत्री। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं है भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला टॉपिक है विपक्ष नेता। क्वेश्चन है, राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे कमला त्रिपाठी का, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला टॉपिक है लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे लोकसभा का सदस्य कराता है, फ्रेंड ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 1,25,000 रुपया मिलता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे फ्रेंड लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है त्यागपत्र। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापति या अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे भारत के उपराष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। अगला क्वेश्चन है, इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक विध विधेयक है अथवा नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे लोकसभा के स्पीकर करता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे गणेश वासुदेव मावलंकर थे फ्रेंड। अगला टॉपिक है महान्यवादी। क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे भारत का महान्यवादी होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यवादी की नियुक्ति की जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। अगला क्वेश्चन है, कानूनी विषय पर राज्य सरकार कौन सा परामर्श देता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे
एडवोकेट जनरल देता है कानूनी विषय पर राज्य सरकार को परामर्श। अगला क्वेश्चन है किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे एडवोकेट जनरल होता है। अगला क्वेश्चन है मुख्य सत्कर्ता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा में निहित होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देन में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे फ्रेंड, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति लोक धन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी के रूप में की जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा की जाती है। अगला टॉपिक है संसदीय समिति। क्वेश्चन है भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 1991 में की गई थी फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है संसद के कितने प्रकार की समिति होती है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे उपयुक्त में से दोनों, अस्थायी समिति और तदर्थ समिति होती है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है प्रांकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 30 सदस्य होते हैं प्रांकलन समिति में। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक लोक लेखा समिति राज्यसभा एवं लोकसभा में क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में जो होता है वो 7 और लोकसभा में 15 सदस्य होता है। अगला क्वेश्चन है किस संसदीय समिति को प्रांकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, लोक लेखा समिति को कहा जाता है फ्रेंड। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की रिपोर्टों या प्रतिवेदनों की समीक्षा करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, लोक लेखा समिति करती है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष किस समिति के पायदन अध्यक्ष होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा नियम समिति के पायदन अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 45 सदस्य होता है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 30 और 15 होता है। देखिए लोकसभा में 30, राज्यसभा में 15 सदस्य होता है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा 45 सदस्य। अगला टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, भाग 5 में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 7 न्यायाधीश की व्यवस्था थी। अगला है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने अन्य न्यायाधीश का प्रावधान है? तो यहाँ अभी ऑप्शन आपसे काट दीजिएगा। देखिए अन्य 33 न्यायाधीश होगा और एक आपका मुख्य न्यायाधीश होगा, तो कुल अभी 34 हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, कितना 34 है, तो ध्यान देंगे आप सभी। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये अधिकार संसद के पास दिया गया है, तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 65 वर्ष है। याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह वेतन जो मिलता है ये आपका 2,80,000 मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है? 2,50,000 मिलता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो राइट आंसर होगा जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने कार्य किया है। अगला क्वेश्चन है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं?
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते वो। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। भारत में न्यायपालिका है, तो भारत में न्यायपालिका जो है स्वतंत्र है, इस पर किसी का दबाव नहीं होता। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप जो है ये किस प्रकार का है, तो राइट आंसर हो जाएगा एकीकृत स्वरूप है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत का उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है, तो राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, याद रखिएगा, पर मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगला है कि न्यायिक पुनर्वालोकन का अधिकार किसे होता है, तो राइट आंसर होगा उच्चतम न्यायालय को अधिकार होता है। केंद्र और राज्य के बीच विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, तो ये आपका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अगला है जनहित याचिका दायर की जा सकती है, तो ये आपका उपयुक्त में से दोनों, ये उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में कहीं पर की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय को कितने तरह के लेख यानी कि रीट जारी करने का अधिकार है, तो ये कुल 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है, याद रखिएगा आप सभी, कितना 5 प्रकार, और अनुच्छेद 32 के तहत ही रीट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय और मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो राइट आंसर होगा हीरालाल जे कौर्निया थे। अगला है निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो राइट आंसर हो जाएगा फतिमा बीबी, इसको आप याद रखिएगा। अगला देख लीजिएगा, अब यहाँ से उच्च न्यायालय को, इससे पहले जो है कि सर्वोच्च न्यायालय कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो अभी वर्तमान में जो है कि 25 उच्च न्यायालय है, याद रखिएगा। जो 25वां उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर है, पहले जो है कि आपका 24वां वाला था आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, याद रखिएगा आप सभी। अगला है देश के 24वां उच्च न्यायालय में किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सबसे अधिक है। अगला है मुंबई उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। इस उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 1862 ईस्वी में ही इस उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र को अपना उच्च न्यायालय है, तो दिल्ली के पास अपना है। इसके अलावा याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के पास अभी अपना उच्च न्यायालय है। निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम, याद रखिएगा आप सभी। मिजोरम के पास अपना उच्च न्यायालय नहीं है, जबकि सिक्किम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उड़ीसा, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, ये सभी के पास है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो राइट आंसर होगा 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय जो है ये कौन सा है, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है, तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और गोवा, ये दोनों में साझा उच्च न्यायालय है, यानी कि दोनों एक ही उच्च न्यायालय से कार्य करता है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय कोलकाता है, उसी प्रकार से लक्षद्वीप का केरल है। अगला है भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ था, तो राइट आंसर होगा मुंबई, मद्रास और कोलकाता में ही किया गया था सबसे पहले। अगला है किसके अंतर्गत कोलकाता, मद्रास और मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत किया गया था। अगला है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो ये आपका बिलासपुर में है। आपका ये जो हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर वाला हो जाएगा, याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन उल्टा पुल्टा है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नैनीताल में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी, रांची में की गई थी। अगला है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है, तो ध्यान देंगे आप सभी। उसके बाद है 2 या 2 से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, तो संसद के द्वारा कानून बनाकर की जा सकती है, तो बी राइट आंसर होगा। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है, तो ये संसद के पास है। अगला है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देता है, और सर्वोच्च न्यायालय का भी मुख्य न्यायाधीश देगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा कितनी है, तो 62 वर्ष रखा गया है, और सर्वोच्च न्यायालय का 65 वर्ष। अगला है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों तथा अन्य न्यायाधीशों को प्रति माह वेतन जो मिलता है ये कितना मिलता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है उसको 2 लाख
50,000 और अन्य न्यायाधीश को 2,25,000। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला पूछा गया है, तो ये आपका अन्ना चांडी होगा। और अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, वो न्यायाधीश था, यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला ये आपका लीला सेठ होगा। दोनों में अंतर है, ध्यान देंगे आप सभी, ये मुख्य न्यायाधीश हैं। उसके बाद आइए राज्यपाल को हम सभी देखते हैं। क्वेश्चन है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल में। अगला क्वेश्चन है कि राज्य सरकार की कार्यकारी अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये आपका राज्यपाल ही होते हैं, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राज्यों में, अगला है भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यह फैक्ट याद रखिएगा आप सभी। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को ही देता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो राष्ट्रपति जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 156 के तहत किया जाता है। और ये कह सकते हैं कि जो मंत्री परिषद होता है या प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है, तो याद रखिएगा। अगला है कि समान रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का कार्यकाल रखा जाता है। हालांकि राष्ट्रपति के अनुसार कार्य करता है ये। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है। अगला है कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो जम्मू कश्मीर हो या झारखंड हो या बिहार हो, कोई सा भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश हो, वो आपका राष्ट्रपति ही करेगा। जम्मू कश्मीर अभी केंद्र शासित प्रदेश है। अगला है कि उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति ही करेगा। अगला है उपराज्यपाल पद पर बना रहता है। अगला है कि राज्यपाल पद पर बना रहता है, तो याद रखिएगा आप सभी, ये आपका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन तक, जब तक चाहेगा तब तक रहेगा। राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही शपथ इसको दिलाता है। अगला है कि राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है, एक व्यक्ति। पहले जो है कि लोकसभा में 2 व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है आंग्ल भारतीय समुदाय का, जो कि समाप्त कर दिया गया। अगला है कि राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, तो यहाँ विधान परिषद की बात किया गया है, तो इसकी निश्चित संख्या नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और विधान परिषद हर राज्य में नहीं है, विधानसभा है, विधान परिषद हर राज्य में नहीं है, मात्र 6 ही राज्य में विधान परिषद है। अगला है कि राज्यपाल सोने के लिए पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। ये कथन जो है ये किसका है, तो सरोजिनी नायडू का ये कथन है। याद रखिएगा कि राज्यपाल क्या है, सोने की पिंजरे में निवास करने वाला एक चिड़िया के समतुल्य है। जो बोलेगा राष्ट्रपति वही करेगा, ये याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि भारत के किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू थी, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि राज्यपाल को प्रति माह वेतन मिलता है कितना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3,50,000 मिलता है, याद रखिएगा आप सभी। राज्यपाल को वेतन कितना मिलता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, यहां से मुख्यमंत्री अब टॉपिक शुरू होगा। क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो राइट आंसर होगा राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ध्यान देंगे आप सभी। अगला है कि राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्षता कौन करता है, तो करेक्ट आंसर होगा मुख्यमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक दिनों तक आसीन रहने वाला व्यक्ति कौन था, तो ये आपका ज्योति बस था, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा विधान परिषद के बारे में। प्रश्न है कि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल हैं, तो अभी कुल 6 राज्य में। पहला आपका आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी अभी वर्तमान में। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो देखिए उत्तर प्रदेश बिहार में है, इसके अलावा कर्नाटक आंध्र प्रदेश में भी है और तेलंगाना में भी है। तो जम्मू कश्मीर में पहले था जो कि खत्म हो गया है अभी, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश बन गया, और पश्चिम बंगाल में नहीं था। तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी दोनों।
अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद की सदस्य की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर होगा कम से कम 40 होनी चाहिए। अगला है विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्षों के लिए। अगला है कि विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? 6 वर्षों के लिए। अगला प्रश्न है कि विधान परिषद सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। विधान परिषद कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? तो हर 2 वर्ष में जो है कि 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। उसके बाद देख लीजिएगा आप सभी कि विधान परिषद की गणपूर्ति यानी कि कोरम कुल सदस्य की संख्या का कितना भाग होता है? तो ये 1/10 भाग होता है कोरम पूर्ति करने के लिए। अगला है कि विधान परिषद की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? तो 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए दोनों बैठक के बीच में। विधान परिषद कि 1 वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होना अनिवार्य है? तो इसको याद रखिएगा आप सभी, कम से कम 2 बैठक होना चाहिए 1 वर्ष में। राज्यपाल अधिक से अधिक कितने सदस्य को विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है? तो यहाँ से आपको याद रखना है कि कोई निश्चित संख्या नहीं है, ध्यान देंगे आप सभी। अगला है कि किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकती है? तो ये मात्र 4 माह तक रोक सकती है, याद रखिएगा आप सभी, ध्यान देंगे 4 माह। अगला है कि राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा अनुच्छेद 170 के तहत। अगला है किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद नहीं है, विधानसभा में सदस्य की अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या हो सकती है। तो अधिकतम 500 और न्यूनतम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कुछ अपवाद राज्य है जिसमें कम सीट है 60 से। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्य की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 403 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 75,000 का। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि विधानसभा की सदस्य के लिए उम्मीदवार का उम्र जो है यह कम से कम कितने वर्ष का होना चाहिए? तो कम से कम यहाँ 25 वर्ष होना चाहिए, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि विधानसभा की गणपूर्ति कोरम की कुल संख्या का कितना हिस्सा है? तो ये आपका 1/10 हो जाएगा। कोरम पूर्ति करने के लिए कुल विधानसभा सदस्य का 1/10 होना चाहिए। अगला है कि विधानसभा का सत्र कम से कम कितनी बार आयोजित किया जाना आवश्यक है? तो कम से कम 2 बार होना चाहिए 6 माह में। अगला है कि संविधान सभा की बैठक की अंतिम तिथि और दूसरी तिथि की प्रथम बैठक के बीच कितने दिन का अंतर नहीं होना चाहिए? तो ये आपका 6 माह, इससे पहले भी बताए थे। अगला है कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है? तो ये आपका विधानसभा के सदस्य के द्वारा कराया जाता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राइट आंसर होगा विधानसभा का उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देगा। तो ध्यान देंगे आप सभी। अगला है कि राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो विधानसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये आपका विधानसभा अध्यक्ष करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अगला है कि किसी संविधान सभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो राइट आंसर होगा राज्यपाल के बिना अनुमति का प्रस्तुत नहीं हो सकता है। अब आगे हैं आयोग एवं परिषद को समझिएगा आपसे। 34 नंबर टॉपिक क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय परिषद के गठन का संबंध किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1956 में किया गया था। अगला है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 के अनुसार भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाना था? तो कुल 4 क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाना था। वर्तमान समय में भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद कार्य कर रहे हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 5, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि अंतरजातीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा 18 मई 1990 को की गई थी। अगला है कि अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि योजना आयोग था। तो योजना आयोग जो है ये आपका परामर्शदात्री संस्था था और ये आपका क्या है, संविधान का हिस्सा नहीं है, याद रखिएगा संवैधानिक संस्था नहीं है, ये गैर संवैधानिक संस्था है। योजना आयोग एक है
तो ये आपका असंवैधानिक निकाय है, यानी कि संविधान का निकाय नहीं है। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। योजना आयोग को कब भंग कर दिया गया? तो याद रखिएगा आप सभी, 1 जनवरी 2015 को भंग कर दिया गया था। योजना आयोग की स्थापना पर किस संस्था का गठन किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग का गठन किया गया 2015 में भंग करके, और अभी नीति आयोग है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का भी पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता था। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो राइट आंसर होगा 1 जनवरी 2015 को। अगला है कि वित्त आयोग क्या है? तो वित्त आयोग एक 5 वार्षिक निकाय है और वित्त आयोग का चर्चा अनुच्छेद 280 में किया गया है, याद रखिएगा। वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है कि वित्त आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है, ध्यान दीजिएगा। अगला है कि वित्त आयोग कितनी अवधि के लिए अपनी सिफारिश देते हैं? तो ये आपका 5 वर्ष के लिए देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के बाद करता है? तो ये प्रत्येक 5 वर्ष के बाद करता है। अगला है कि केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से कौन निभाता है? तो ये आपका वित्त आयोग ही निभाता है, याद रखिएगा। राजस्व से संबंधित भूमिका की बात किया जाए, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका केसी नियोगी थे पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि 15वें वित्त आयोग का गठन नवंबर 2017 एन.के. सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। इस आयोग की सिफारिश कब लागू हुई थी? तो ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2020 को, याद रखेंगे आप सभी। अगला है केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो ये आपका वित्त आयोग ही देता है। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 312 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है? तो ये आपका 2/3 बहुमत से राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। अगला है कि भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में होता है। ये एक फैक्ट को याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह आपका राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला है कि अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है? तो यह आपका संसद कर सकता है। अगला है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा आप सभी कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कितना रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता है? तो 2,50,000 दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा आप सभी कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति को। अगला है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर होगा राज्यपाल। अब आइए निर्वाचन आयोग को हम सभी देखते हैं। क्वेश्चन है कि मतदाता के पंजीयन का उत्तरदायित्व जो है ये किस पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग पर ये उत्तरदायित्व है, ध्यान देंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही चेयरमैन होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा आप सभी कि निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 होते हैं, ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला है कि भारत का प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किया गया था? तो पहला आम चुनाव जो हुआ था आपका 51 से 52 में हुआ था। अगला है कि भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर कब प्रथम चुनाव किया गया था? तो यह आपका 1952 में किया गया था। अगला है कि भारत में मतदाता की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? तो देखिए ये जो संशोधन बिल पास किया गया था वो 1988 में किया गया था पारित, बट ये लागू हुआ था 1989 में। तो ये 1989 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 मार्च 1989 को किया गया था और 61वां संविधान संशोधन हुआ था, याद रखिएगा आप सभी।
अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। ध्यान देंगे आप सभी। अगला है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह वेतन कितना मिलता है? तो ये 2,50,000 मिलता है। अगला है दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध जो था ये किससे था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में भी निर्वाचन सुधार से संबंधित था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ से टॉपिक आपका शुरू होता है केंद्र और राज्य के बीच संबंध। क्वेश्चन है कि संघ सूची और राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो यह अनुसूची आपका 7वीं अनुसूची में है। तो बी राइट आंसर होगा। सरकारीय आयोग किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्र राज्य बीच संबंध से संबंधित है। अगला है कि केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारीय आयोग का गठन कब किया गया था? तो राइट आंसर होगा 1983 में। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज विषय है। तो देखिए पंचायती राज विषय राज्य सूची को होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला है आर्थिक नियोजन विषय है। तो आर्थिक नियोजन जो है ये आपका समवर्ती सूची का विषय है, आर्थिक नियोजन। अगला है निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा, यानी कि कह सकते हैं जो जल सेना, थल सेना, वायु सेना जो होता है ये आपका केंद्र सूची का हो जाएगा, यानी कि संघ सूची का। कृषि, सिंचाई, जेल ये राज्य सूची का विषय है। अगला है कि संघ सूची का विषय है, तो इसका राइट आंसर होगा सीमा कर, याद रखिएगा आप सभी। बाकी बात फौजदारी विधि और प्रक्रिया ये सभी किसका है? राज्य सूची का है। अगला है राज्य सूची का विषय, तो न्याय हो जाएगा, ये सभी आपका समवर्ती सूची का विषय है। अगला है कि समवर्ती सूची का विषय क्या है? तो विभाज जो है और विभाग विच्छेद ये समवर्ती सूची का विषय होगा। आइए अब हम सभी राजभाषा को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया जिसमें 22 भाषा को दर्जा दिया गया है? तो यह आपका 8वीं अनुसूची में भाषा है। अगला है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? कुल 22 भाषा है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत की राजभाषा क्या है? तो भारत की राजभाषा हिंदी है, ना कि अंग्रेजी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजभाषा को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी, अनुच्छेद 343 में किया गया है, याद रखिएगा। किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार ये किसके पास है? तो ये अधिकार दिया गया है राज्य विधानमंडल के पास, याद रखिएगा आप सभी। सी करेक्ट आंसर होगा। किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकृत करने का अधिकार किसके पास है? अगला क्वेश्चन देखिए कि 1953 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर थे, याद रखेंगे। अगला है कि भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो जम्मू कश्मीर अभी केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान देंगे। आइए अब देख लेते हैं आपात उपबंध को हम सभी। क्वेश्चन है कि अब तक कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर चुकी है? तो करेक्ट आंसर होगा कुल 3 बार अभी तक में हुआ है, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किया है? तो ये आपका 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। बाह्य आक्रमण के आधार पर 2 बार किया है। अगला है कि देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब किया गया था? तो ये आपका 1962 में किया गया था, याद रखिएगा आप सभी। और ये आपका भारत और चीन युद्ध के बीच में, याद रखिएगा आप सभी, भारत और चीन युद्ध के बीच में लगाया गया था। अगला है कि राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि सीमा है, कोई निश्चित सीमा नहीं रखा गया इसका, याद रखेंगे आप सभी। अगला है कि संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अवस्था, बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? तो ये आपका हो जाएगा लगभग 1 माह, ध्यान देंगे आप सभी। कितना? 1 माह के अप्रॉक्स में। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा आप सभी कि युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन
होना चाहिए? तो 1 महीना में होना चाहिए संसद द्वारा अनुमोदन। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसका शासन रहता है? तो यहाँ राज्य की राज्यपाल का शासन हो जाता है, मुख्यमंत्री यहाँ पर कोई काम नहीं करेगा। फिर अगला है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 माह होती है प्रारंभिक अवधि। अगला है प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो ये आपका 20 जून 1951 को किया गया था। पहली बार राष्ट्रपति शासन 20 जून 1951 को किस राज्य में लगाया गया? और ये कहाँ लगाया गया था? पंजाब में सबसे पहले लगाया गया था राष्ट्रपति शासन, याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ था? तो ये आपका पंजाब में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर चुकी है, जो अनुच्छेद 360 के तहत करता है? तो अभी तक में वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है, तो ध्यान देंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, देखिए राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत, और जबकि राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया जाता है, जैसे कि भारत और चीन के बीच राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, तो वह अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है, और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत, जो अभी तक नहीं लगा है। संघ राज्य क्षेत्र और प्रशासन को देखिए, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप सभी, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है कि संघ शासित क्षेत्र के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करेगा, याद रखेंगे। अगला है कि भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय यहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली के पास अपना उच्च न्यायालय है। अगला है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपराज्यपाल कहा जाता है यहाँ के प्रशासक। अगला है निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है? तो ये आपका लक्षद्वीप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रशासक को प्रशासक ही कहा जाता है। अब आइए जम्मू कश्मीर से संबंधित विशेष प्रावधान को समझिएगा आप सभी, जो कि हालांकि इसका विशेष प्रावधान तो अब खत्म कर दिया गया है, फिर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था, जो कि अब खत्म हो गया है? तो कौन सा दर्जा देता था, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 370 देता था, जो अब समाप्त हो गया है। उसके बाद देखिए जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? तो देखिए जम्मू कश्मीर का पहले संविधान अलग हुआ करता था, तो ये 26 जनवरी 1957 को लागू कर दिया गया, जो अब खत्म हो गया है, ये सभी याद रखिएगा। फिर भी आप नॉलेज के लिए उसको याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर का सदन ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1965 में कर दिया गया था। अब यहाँ से देखिएगा आप सभी राजनीतिक दल के बारे में क्वेश्चन है कि कम से कम कितने राज्यों में राष्ट्रीय अस्त्र पार्टी की हैसियत रखने वाले राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है? तो कम से कम जो होना चाहिए ना, रुकिए 1 मिनट, कम से कम आपका 4 होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा आप सभी, 4 राज्यों में, बात समझे आप सभी। उसके बाद है क्वेश्चन कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? तो ये आपका निर्वाचन आयोग देता है, याद रखेंगे आप सभी, कौन? निर्वाचन आयोग देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कब दी जाती है? तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, जब उसे 4 राज्य या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिलेगा, तब इसको राजनीतिक दल का दर्जा मिलेगा, और वो 4 राज्यों में फिर वोटिंग लाएगा, तब उस आधार पर। यहाँ पर क्वेश्चन है किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो सकती है जब आम चुनाव में उसे कम से कम 4 राज्यों में कुल कितना प्रतिशत मत लाना होगा तब? तो कम से कम 6% मत आना चाहिए, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला था? तो ये कुल 14 को मिला था, याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय साम्यवादी दल में किस वर्ष विभाजन होने पर भारतीय साम्यवादी दल यानी कि मार्क्सवादी का जन्म हुआ था? तो ये आपका 1964 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि CPI का अस्तित्व किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1921 में हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला टॉपिक है कि भारतीय राजनीतिक में दबाव समूह है। क्वेश्चन है कि दबाव समूह का कार्य है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। ध्यान देंगे आप सभी। अगला है कि दबाव समूह को किसने व्यवस्थापिका का तीसरा सदन बताया था? तो ये आपका
हरमन ने बताया था, याद रखिएगा आप सभी। अगला है निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। भारत किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ और विश्व हिंदू परिषद, ये सभी दबाव समूह हैं जो सरकार पर दबाव डालता है। अगला है कि गैर राजनीतिक संगठन भारतीय किसान यूनियन किस राज्य में सक्रिय हैं? तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में सक्रिय हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका 1936 में किया गया था। अगला देख लीजिएगा, दल विदल विरोधी कानून अधिनियम को आपसे समझिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि दल विदल विरोधी कानून जो है ये संविधान के कौन से संशोधन से हैं? तो 52वां संविधान से संशोधन से संबंधित है। उसके बाद है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। क्वेश्चन है कि किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार जो है ये राष्ट्रपति के पास अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन है कि पिछड़े वर्ग के संबंध में विशेष प्रावधान, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप सभी कि भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो 78 का हो जाएगा, भाग 3 में विशेष प्रावधान दिया गया है अल्पसंख्यकों के लिए। अगला है कि वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में कितने सीट अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 79 सीट, याद रखेंगे आप सभी। अगला है कि राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्लीय भारतीय समुदाय, अगला है कि राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्ति को प्रतिनिधित्व ना होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता था? तो ये 2 कर सकता था, जो कि अब नहीं किया जाता, खत्म हो गया है। याद रखेंगे आप सभी, समाप्त कर दिया गया है। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्ति के प्रतिनिधित्व ना होने की दशा में मनोनीत कर सकता था? 2, जो कि खत्म कर दिया गया है, इसको अटका दिया गया है। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये आपका 1953 में। अगला है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर होगा काका कालेलकर थे, याद रखेंगे आप सभी। अगला है कि मंडल आयोग का संबंध किससे था? तो राइट आंसर हो जाएगा पिछड़ी जातियाँ से संबंधित था, पिछड़ी जातियाँ से। अगला है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका 1993 में। क्वेश्चन है कि क्रीमी लेयर की संकल्पना तात्पर्य है? तो ये आपका आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण से तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन देखिए कि अगला है कि पदाधिकारियों का अनुक्रम समझिएगा कि अग्रता अधिपत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अग्रता का सही अवरोही क्रम में इसको सजाना है? इसका बी नंबर सही होगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उसके बाद राज्य के उपाध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी, तब जो है कि संसद सदस्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ से देखिए संविधान संशोधन समझिएगा आप सभी। भारतीय संविधान में संशोधन की धारा के अनुसार किया जाता है, तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 368 के तहत। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो राइट आंसर होगा संसद के पास। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951 में। अगला है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन को। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़ा गया था, वाक्यांश संविधान द्वारा समाविष्ट किया गया था। यानी कि सिंपल भाषा में ये समझिए कि धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जो जोड़ा गया था, ये संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, इसी में जोड़ा गया था, तो याद रखेंगे। अगला है कि भारतवर्ष में मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, तो ये आपका संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया था, जो 61वां संविधान संशोधन हुआ। अगला है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? तो ये आपका कौन सा 86वां संविधान संशोधन में किया गया था, तो ध्यान देंगे आप सभी। अब आइए अगला देख लीजिएगा, पंचायती राज व्यवस्था को। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का प्रावधान किया गया है? तो भाग यहाँ से हो जाएगा 9 में। भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिका से संबंधित प्रावधान किया गया है? भाग 9 को में किया गया है। अगला है कि पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा आप सभी, जनता के विकास मूल प्रशासन में भागीदारी
योग बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये आपका पंचायती राज से संबंधित है, यानी कि पंचायती राज अधिनियम से। 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपा गया था? तो कुल 29 कार्य सौंपा गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था की बात किया जाए तो ये 11वीं अनुसूची में है। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात किया गया अनुच्छेद 40 में, यानी कि भाग 4 में ही बात किया गया, जो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, जो कि राज्यों को बोला गया था कि अपने अपने राज्य में पंचायती राज लागू कीजिए, बट नहीं किया था। पहला राज्य राजस्थान था, राजस्थान का नागौर जिला, जो कि 2 अक्टूबर 1959 में लागू हुआ था। दूसरा आंध्र प्रदेश बनता है। तो ये एक फैक्ट को याद रखिएगा। अगला है कि भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो देखिए, पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था और पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को ही मनाते हैं, याद रखिएगा आप सभी। देखिए, कहीं कहीं ऑप्शन 1994 भी दिया रहता है, तो ध्यान दीजिएगा 1993 ही सही आंसर होगा, जो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। पंचायत राज्य सर्वप्रथम परावर्तित किया गया, तो सबसे पहले जो पंचायती राज परावर्तित किया गया था, यह आपका राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था 1959 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना कब किया गया था? तो ये 1959 में किया गया था, 2 अक्टूबर को हुआ था। अगला है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के अतिरिक्त और कहां आरंभ किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में। अगला है कि प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहां किया गया था? तो राजस्थान के नागौर में किया गया था। पंचायती राज की अनुशंसा की गई थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा 1957 में, जो त्रिस्तरीय पंचायत की बात किया था इसने। अशोक मेहता समिति भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जिसने 2 स्तरीय पंचायत की बात किया था। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राजतंत्र की सिफारिश की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी त्रिस्तरीय पंचायत। देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था? तो यह आपका होगा बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर। अगला है बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1959 में लागू किया गया था और ये राजस्थान में लागू हुआ था। अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? तो पंचायती राज से ही संबंधित है, जिसने 2 स्तरीय पंचायत की बात किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पंचायत राज्य की आधारशिला है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायत समिति पंचायत राज्य की आधारशिला होगा। पंचायत राज्य विषय है, तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची का विषय है पंचायत राज। अगला है पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1957 में किया गया था। तो चलिए, इस प्रकार से हम सभी कुल 515 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और यहाँ से आपका पूरा हम जो है कि पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान को कंप्लीट करवा दिए हैं। जो भी छोटा टॉपिक था, जिस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता था, उस हिसाब से क्वेश्चन आपको दिए हैं। जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है उसी हिसाब से हर प्रश्न को मेंशन करके दिया गया है और जितना प्रश्न था सारे एक्सपेक्टेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न था जो एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार पूछा गया है। तो आप सभी से 1 से 2 बार बिल्कुल सही मन से देख लीजिएगा, दिमाग को अस्थिर करके सिर्फ रिवाइज करते रहिएगा। 2 गुना स्पीड में आप सभी इसको देखिए। एक बार पूरा देख लीजिए और उसके बाद 2 गुना स्पीड में इस वीडियो को देखिए, रिवाइज कीजिए। 2 से 3 बार 4 बार कीजिएगा ना, पूरा प्रश्न आपको याद हो जाएगा। और 500 प्रश्न अगर याद कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि पॉलिटी का करीब करीब चीज़ें आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगा होगा। आप जी बताइएगा आज का सेशन कैसा था, और सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों में। जो भी चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा।